नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए पथिर पंचाली का तृतीय अध्याय। लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। गांव के प्रसन्न पंडित के घर पर एक बनिए की दुकान भी थी। दुकान की बगल में ही उनकी पाठशाला भी लगती थी। वेद के अलावा पाठशाला में शिक्षा देने के लिए कोई विशेष सामग्री नहीं थी। फिर भी वेद पर अभिभावकों का विश्वास गुरुजी से रत्ती भर कम नहीं था। इसलिए उन्होंने गुरुजी को यह छूट दे रखी थी कि लड़कों को लंगड़ा और काना बना देने के अतिरिक्त बाकी वे अपनी मर्जी से वेद का जितना चाहे प्रयोग कर सकते हैं। और गुरुजी भी शिक्षक के रूप में अपनी कमी और साथ ही सामग्रियों की कमी की पूर्ति वेद से इस प्रकार की लापरवाही के साथ करते थे कि छात्र लंगड़े और काने होने की दुर्घटना से बाल बाल बचते रहते। पूस के दिन थे। अपू रजाई ओढ़कर बिस्तरे पर पड़े पड़े धूप निकलने की प्रतीक्षा कर रहा था। इतने में माँ ने पुकारा, अपू अपू जल्दी उठ, आज से पाठशाला जाना है। तेरे लिए कैसी कैसी किताबें और स्लेट लाई गई है, देख, उठ मुंह धो ले, वे तुझे अपने साथ पाठशाला में कराएंगे। पाठशाला का नाम सुनकर अपू अभी अभी नींद में से जगी हुई आंखों से माँ के मुंह की ओर अविश्वास के साथ ताकने लगा। उसके मन में यह धारणा थी कि जो लड़के बुरे होते हैं, माँ की बात नहीं मानते, भाई बहनों से लड़ते हैं, केवल उन्हीं को पाठशाला भेजा जाता है। वह तो ऐसा नहीं है, फिर उसे पाठशाला क्यों भेजा जाएगा? थोड़ी देर बाद सर्वजया फिर आकर बोली, अपू उठ, मुँह धो ले, तेरे साथ लाई बांधू, पाठशाला में बैठे बैठे खाना, उठ मेरे लाल। माँ के जवाब में उसने अविश्वास के साथ इतना ही कहा, बाद को माँ की तरफ ताककर जीभ निकाल कर और आंखें मूंदकर वह अजीब चेहरा बनाए रहा। उसने उठने के कोई लक्षण नहीं दिखाए, पर इतने में पिताजी के आ जाने से अपू का हिल हवाला नहीं चला। उसे पाठशाला जाना ही पड़ा। माँ के प्रति अभिमान के मारे उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। खाना बांधकर देते समय बोला, मैं कभी घर नहीं लौटने का, कभी नहीं, देख लेना। अरे राम राम, मैं कहीं ऐसा कहा जाता है मैं घर नहीं आऊँगा? बाद को उसकी ठुड्डी में हाथ लगाकर चूमते हुए बोली, विद्वान बनो, बुद्धिमान बनो, तब देखोगे कितनी बड़ी नौकरी करते हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अजी सुनो, गुरुजी से कह देना कि अपू से कुछ ना कहे। पाठशाला में पहुंचाकर हरिहर ने कहा, छुट्टी होने पर मैं आकर तुझे घर ले जाऊंगा। अपू गुरुजी की बात मानना और शरारत ना करना। थोड़ी देर बाद अपू ने पीछे घूमकर देखा कि पिताजी मोड़ पर गायब हो गए। अतः समुंदर का सामना था। बड़ी देर तक सिर नीचा किए बैठा रहा। बाद को उसने डरते डरते सिर उठाया तो देखा कि गुरुजी दुकान की चबूतरे पर बैठकर तराजू से किसी को सेंधा नमक तोलकर दे रहे हैं। कुछ बड़े लड़के अपनी अपनी चटाइयों पर बैठकर तरह तरह की आवाजें निकाल निकाल कर कुछ पढ़ रहे हैं और बड़े जोर से हाल झूल रहे हैं। उससे भी छोटा एक लड़का खंबे से उड़ककर ध्यान से लिखने वाले ताड़ के पत्ते को मुंह में डालकर चबा रहा था, और एक बड़ा लड़का जिसके गाल पर एक मस्सा था, दुकान की चबूतरी की ओर ध्यान से कुछ देख रहा था। उसके सामने दो लड़के बैठे हुए स्लेट पर एक नक्शा बनाकर कुछ कर रहे थे। एक ने चुपके से कहा, ये लो, मैंने कदम बनाया। यह कहकर उसने स्लेट पर गुना का चिन्ह बना दिया। दूसरा लड़का कह रहा था, लो, मैंने गोला बनाया, कहकर गोलाई का चिन्ह बना रहा था। साथ ही दोनों कनखी से तोलने के काम में व्यस्त गुरुजी के देख रहे थे। अपू अपनी स्लेट में बड़े बड़े हरफों में हिज्जे लिख रहा था। यह कहा नहीं जा सकता कि कितनी देर बाद गुरुजी ने कहा, अबे फनिया, तू स्लेट पर यह सब क्या बना रहा है? सामने के उन दोनों लड़कों ने फौरन स्लेट ढक दी, पर गुरुजी की गिद्ध दृष्टि से पार पाना मुश्किल था। उन्होंने कहा, अरे सतवा, तू फनिया की स्लेट तो ला। उनकी बात अभी मुंह से निकल नहीं पाई थी कि बड़े मस्से वाले लड़के ने झपट्टा मारकर स्लेट ली और उसे दुकान के चबूतरे पर हाजिर कर दिया। अच्छा, स्लेट पर यह सब हो रहा है? अरे सतवा, दोनों के कान पकड़कर इधर तो ले आ। जिस तरह बड़ा लड़का झपट्टा मारकर स्लेट ले गया और सामने के दो लड़के मुसीबत के मारे डरते डरते गुरुजी की तरफ जा रहे थे, उसे देखकर एकाएक अपू को बहुत हंसी आई। वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। थोड़ी देर हंसी रोककर फिर एक बार खिलखिलाकर हंस पड़ा। उधर गुरुजी बोले, कौन हंसता है? ये लड़के, तू हंसता क्यों है? यहाँ कोई नाट्यशाला है? अपू नहीं समझ पाया कि नाट्यशाला किसे कहते हैं, पर डर के मारे उसका मुंह सूख गया। सतवा, इमली के नीचे से एक बड़ी सी ईंट ले आ, अच्छी खासी बड़ी। अपू डर के मारे सिकुड़ गया। उसका गला सूख गया। पर ईंट लाए जाने पर उसने देखा कि ईंट उसके लिए नहीं बल्कि उन दोनों लड़कों के लिए लाई गई थी। कम
उम्र होने के कारण या नए नए भर्ती होने के कारण गुरुजी ने इस बार उसे माफ कर दिया था। पाठशाला शाम को लगा करती। कुल मिलाकर 8-10 लड़के लड़कियां उसमें पढ़ते थे। सभी अपने घर से छोटी छोटी चटाइयां लाकर बैठते थे, पर अपू के घर में कोई चटाई नहीं थी, इसलिए वह एक पुराने कालीन का आसन ले आता। जिस कमरे में पाठशाला थी वहां कहीं घेरा या दीवार नहीं थी, चारों तरफ खुला था। लड़के कतार में बैठते थे। पाठशाला के चारों तरफ जंगल था और पीछे की तरफ गुरुजी के पिता के जमाने का बाग। शाम की ताजी हवा, गर्म धूप, खट्टा नींबू, जंगली शरीफा और आम के नीचे लगे हुए अमरूद के पेड़ पाठशाला के कमरे के बांस के खंभे की सांस से दिखाई पड़ रहे थे। पास में कहीं किसी तरह की कोई बस्ती नहीं थी, केवल बाग और जंगल, एक तरफ आने जाने का पतला रास्ता। 8-10 लड़के लड़कियों में सभी बहुत हाल डोलकर तथा तरह तरह की आवाज बनाकर पाठ खोल रहे थे, बोल रहे थे कि बीच बीच में गुरुजी की चीख सुनाई पड़ती। अरे केबला, उसकी स्लेट की तरफ क्या देख रहा है? कान उखाड़ कर हथेली पर रख दूंगा। अरे नटुआ, कितने दफे पोता भिगोएगा? जो अब तू पोता भिगोने उठा तो कचूमर निकाल दूंगा। गुरुजी एक खंबे से उड़कर ताड़ की चटाई पर विराजमान रहते। उनके बालों के तेल के कारण बांस के खंबे का उड़कने वाला हिस्सा तेलिया हो गया था। शाम के समय अक्सर गांव के दिनों पालित या राजू राय उनके साथ गपशप करने आते। ओपू को पढ़ने लिखने की या गपशप कहीं ज़्यादा अच्छी लगती थी। राजू राय यही सुनाया करते कि कैसे उन्होंने जवानी के दिनों व्यापारी बस्ती लक्ष्मी कहावत का अनुसरण करके आषाढ़ की हाट में तंबाकू की दुकान खोली थी। ओपू आश्चर्य के साथ उनकी आपबीती सुना करता, कैसे राजू राय छोटी सी दुकान के आगे का पर्दा उठाकर तंबाकू की कटिया कतरता था, फिर रात को नदी में जाता, छोटी हंडिया में मछली का रसा और भात पकाकर खाता था। शायद बीच बीच में उन लोगों का वह महाभारत और पिताजी वाली दाशू राय की पंचाली मिट्टी के दिए के सामने बैठकर पढ़ा करता था। अपू यह सब कल्पना करता। बाहर अंधेरे में वर्षा के दिनों में टप टप पानी पड़ रहा है, चारों तरफ सन्नाटा है, पिछवाड़े के गड्ढे में मेंढक टर्टर कर रहे हैं। कितना सुंदर है। वह बड़ा होकर जरूर तंबाकू की दुकान करेगा। यह गपशप उस दिन भावुकता कल्पना के सर्वोच्च स्तर पर उठती थी, जब गांव के उस मोहल्ले के राजकृष्ण सान्याल आते। कोई भी बात हो, चाहे वह कितनी भी मामूली हो, उसे सही संवार कर कहने में उनकी प्रतिभा असाधारण थी। सान्याल महाशय को घुमक्कड़ी का मर्ज था। द्वारका, सावित्री पर्वत, चंद्रनाथ, इन सब जगहों को जा चुके थे। इनकी यात्रा अकेले करके वे खुश नहीं होते थे, इसलिए वे हर बार सारे परिवार को ले जाते और खर्च से तबाह होकर लौट आते। फिर बड़े मजे से अपनी चौपाल में नारियल पी रहे हैं, और उस समय उन्हें ऐसा मालूम होता था कि बड़े घरघुसू पुराने ढंगे गवई गांव के खाते पीते गृहस्थ मात्र हैं, पिता के जमाने की चौपाल में जड़ जमा कर बैठे हैं। एकाएक एक दिन देखा गया कि उनके दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ है और घर में कोई नहीं है। पता लगा कि सान्याल साहब परिवार विंध्याचल या चंद्रनाथ की यात्रा पर गए हैं। बहुत दिनों तक कोई खबर नहीं मिली, और अचानक एक दिन फिर देखा गया कि दोपहर के समय 2 बैलगाड़ियां मचमचाती हुई चली आ रही हैं, और उसमें सान्याल महाशय प्रवास से लौटे हैं। फिर वे मजूरों से घुटनों तक बड़ी हुई बिच्छू बूटी और अर्जुन का जंगल कटवाने में लगे हुए हैं। एक मोटी सी लाठी हाथ में लेकर वे लंबी डगे भरते हुए पाठशाला में पधारते। प्रसन्न, कैसी तबीयत है भाई? खूब जाल फैलाकर बैठते हो, कितनी मक्खियां फंसी? पहाड़ा खोलते हुए अपू का चेहरा खिल जाता। जहां सान्याल महाशय चटाई खींच कर बैठे, वह उस तरफ एक हाथ आगे बढ़कर उत्साह के साथ बैठता। स्लेट और किताबें उठाकर एक तरफ रख देता, मानो आज छुट्टी हो गई, पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं। साथ ही साथ उसकी बड़ी बड़ी उत्सुक आंखें कहानी के प्रत्येक शब्द को अकाल पीड़ित की भूख से निगलती जाती। कोठी वाले मैदान के रास्ते में जिस स्थान को वह नालता कुड़ी का जोड़ कहते थे, वहां पहले बहुत गांव के मोती हाजरा भाई चंद्र हाजरा जंगल में पेड़ काटने गया था। वर्षा के दिन थे। यहाँ वहाँ वर्षा के मारे मिट्टी खिसक गई। एकाएक चंद्र हाजरा ने देखा कि एक जगह पर मिट्टी से गड़ी हुई पीतल की हड़ियां मोहरों की तरह चमक रही थी। उसने उसी वक्त उसे खोद निकाला। घर आकर देखा कि हड़िया में पुराने जमाने के रुपए थे। इन रुपयों को पाकर चंद्र बहुत दिनों तक गुलछर्रे उड़ाता रहा। यह सब सान्याल महाशय की आंखों देखी बातें थी। कभी कभी रेल पर सैर की बात भी चल पड़ती। सावित्री पर्वत कहाँ है, उस पर चढ़ने में उनकी स्त्री कितनी परेशान हुई, नाभि गया में पिंड देते समय पंडों के साथ कैसे हाथापाई की नौबत आई थी, इत्यादि इत्यादि। किसी स्थान पर कोई बहुत अच्छी मिठाई मिलती है जिसका नाम सान्याल महाशय ने पेड़ा बताया। नाम सुनकर अपू को बड़ी हंसी आई। वह बड़ा होने पर पेड़ा जरूर खरीद कर खाएगा।
और एक दिन सान्याल महाशय किसी और जगह की बात कर रहे थे। वहाँ पहले बहुत बड़ी बस्ती थी, पर अब यात्रियों को इमली के जंगल से होकर जाना पड़ा था। पर अपू पहले पहले यह नहीं समझ पाया कि वह चीका मस्जिद क्या बला है। फिर सारी बात सुनने के बाद वह समझ गया कि कोई पुरानी इमारत है। लगभग अंधेरा हो गया था और उस इमारत में घुसते ही चमगादड़ों का एक झुंड झड़ से उड़ गया। रानी के घर के पश्चिम में जो तहखाना है उसी की तरह शायद होगा। किसी देश में सान्याल महाशय ने एक फकीर को देखा था जो पीपल के नीचे रहता था। एक चिल्लम गांजा पीने पर खुश होकर कहता, अच्छा कौन सा मेवा खाएगा। इस पर जिस भी फल का नाम लिया जाता वह फकीर फौरन सामने किसी पेड़ की ओर उंगली उठाकर कहता था, जा तोड़ ले। उनकी महिमा ऐसी थी कि उस पेड़ से वही फल लगा मिलता। आम के पेड़ में अनार और अमरूद के पेड़ में केले के गुच्छे। राजू राय कहते, यह मंत्र शक्ति है, ऐसा होता है। दीनू पालित ने बात काटते हुए कहा, जब मंत्र की बात चलाई तो मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। किस्सा क्या है, आंखों देखी ही बात है। तुम लोगों से मैं बेलिया डांगा के गाड़ीवान को किसी ने देखा है? राजू, तुमने तो भले ही ना देखा हो, राजकृष्ण भैया ने तो जरूर देखा होगा। रस्सी वाला खड़ाऊ पहनकर बूढ़ा बराबर नेतलौर की दुकान में हल्का फाल बनाने आता था। उसने 100 साल की उम्र पाई और आज उसको मरे भी 25 साल से ऊपर हो गए। जवानी में भी हम लोग उससे पंजा नहीं लड़ा पाते थे। बहुत दिनों की बात है, उन दिनों मेरी उम्र 19 या 20 की होगी। हम लोग चकदाह से गंगा स्नान करके बैलगाड़ी पर लौट रहे थे। बुधवा की गाड़ी थी। गाड़ी पर मैं, मेरी चाची, अनंत मुखर्जी का भतीजा राम, जो अब खुलना में जाकर बस गया है। काना सोना मैदान के पास करीब करीब दिन ढल गया था। उन दिनों उधर रात बिरात जाते डरते थे। यह तो राजा कृष्ण भैया तुम भी जानते होंगे। एक तो सुनसान मैदान, 30 पर 7 और थे। कुछ रेपे पैसे भी थे। बड़ी चिंता हुई। आजकल तो वहां एक नया गांव बस गया है। उसी के पास पहुंचे ही थे कि क्या हुआ, काले कलूटे आदमियों ने आकर बैलगाड़ी के पीछे वाले बांसों को पकड़ लिया। इधर 2 लगे, उधर 2। देखकर जनाब मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। गाड़ी के अंदर बैठे बैठे मेरा बुरा हाल हो रहा था और उधर वे भी गाड़ी के पीछे पीछे चलते आ रहे थे। मैंने देखा कि बुधवा भी पीछे की ओर टुकुर टुकुर देख रहा है। उसने इशारे से हमें बोलने से मना किया। इसी तरह चलता रहा। इतने में गाड़ी नवाबगंज थाने के पास पहुंची। बाजार दिखाई पड़ा। तब उन लोगों ने कहा, उस्ताद गलती माफ हो, हम समझ नहीं पाए थे, हमें छोड़ दो। बुधवा गाड़ीवान बोला, नहीं बाबा, यह नहीं होने का। आज तो थाने में बंधवा कर ही मानूंगा। बहुत आरजू मिन्नत के बाद बुधवा बोला, अच्छा जाओ, अब की बार छोड़ दिया, पर आगे से यह हरकत ना करना। वे लोग बुधवा के पैर छूकर चले गए। यह तो मेरी आंखों देखी बात है। मंत्र के मारे वे बांस पकड़े पकड़े ही रह गए, छोड़ते ही नहीं बनता था। गाड़ी के साथ चले आ रहे थे, मानो कील ठोकर जड़ दिए गए हो। समझे भाई, मंत्र तंत्र इसे ही कहते हैं। इस प्रकार की बात ही करते करते दिन ढल जाता। पाठशाला के चारों तरफ के जंगल में संध्या समय की लाल धूप तिरछी होकर पड़ती थी। कटहल और गूलर की डाल में लटकती हुई गुलाय पर चिरैया अपने को मुंह पैंग मारती। उस गांव की छाया से भरी हुई कच्ची सड़क पर एक भोले भाले ग्रामीण बालक का चित्र सामने आता है। वह किताबें बगल में दबाकर अपनी दीदी के पीछे पीछे सज्जी से धुले तथा हाथ के सिले कपड़े पहनकर पाठशाला से लौट रहा है। उसके नन्हे से सिर के रेशम की तरह नरम चिकने सुख स्पर्श बालों को उसकी माँ ने बड़ी सावधानी से कंघी कर दी है। उसकी बड़ी बड़ी सुंदर आंखों में न जाने कैसी अवाक किस्म की चितवन है। उसे यह संसार अनोखा दिखाई पड़ता है। उधर बाग के उस तरफ जो बांस की झाड़ी है, उसके बगल में जो पतली पगडंडी ना जाने कहाँ चल गई है। यदि तुम उस पर चलते चले जाओ तो शखारी तालाब के किनारे एक अज्ञात गुप्त धन देश में पहुंच जाओगे। वह भी यही कुछ सोचता रहता। एक दिन पाठशाला में एक ऐसी घटना हुई जो उसके जीवन का एक नया तजुर्बा था। उस दिन पाठशाला में और कोई ना रहने के कारण किस्सा कहानी नहीं हो सकी। पढ़ाई लिखाई चल रही थी। शिशु पाठ पढ़ रहा था। इतने में गुरुजी ने कहा, स्लेट ले आओ, इमला लिखो। इमला लिखते समय अपू को यह मालूम हो गया कि गुरुजी जो कुछ लिखा रहे हैं वह मन से नहीं बल्कि याददाश्त से लिखा रहे हैं, जैसे उसे दाशू राय की पांचाली याद है। सुनते सुनते उसे यह अनुभव हुआ कि उसने एक के बाद एक इतनी अच्छी बातें कभी नहीं सुनी। वह उन सारी बातों का अर्थ नहीं समझ रहा था, पर अज्ञात शब्द, उनका लालित्य, झंकार भरा यह अपरिचित शब्द शिशु को के अनभ्यस्त कानों को बहुत ही अपूर्व ज्ञात हुआ। इन सारी बातों का अर्थ अच्छी तरह ना समझ पाने के कारण कोहरे से गिरी हुई अस्पष्ट शब्द समशिष्ट के पीछे एक जादू भरे देश की तस्वीर बार बार मन में उभर आती। जब वह बड़ा हुआ और स्कूल में गया तब उसे पता चला कि बचपन का यह धोखा इमला में कहाँ से बोला गया था।
यही लोलालय के मध्य में वह प्रसन्नगिरी है। इसका शिखर देश आकाश पथ में सतत समीरण के कारण संचार मन जलधर पटल संयोग से निरंतर निविड़ निर्मल से अलंकित रहता है। इसकी उपत्यका घने वन पादपों से समाच्छन्न रहने के कारण स्निग्ध शीतल और रमणीक बनी रहती हैं। तरंग विस्तार कर अठलेखियां करती हुई यहाँ पर गोदावरी प्रवाहित होती है। वह अच्छी तरह ना तो कह सकता ना समझा ही जा सकता, पर वह जानता है, उसे ऐसा मालूम होता है, बहुत ऐसा ज्ञात होता है कि 2 साल पहले जब वह कोठी वाले मैदान में सरस्वती पूजा के दिन नीलकंठ चिरैया देखने गया था, उस दिन उसने मैदान सटकर एक सड़क को कहीं दूर खो जाते देखा। शायद वह वहीं जाता हो। उसके पिता ने कहा था, यह सोना डांगा मैदान वाली सड़क माधोपुर और दसघर होकर ढल चीते की नदी के खेवा घाट में मिल गई थी, पर वह यह नहीं जानता था कि यह सड़क खेवा घाट में समाप्त नहीं होती, बल्कि आगे और आगे रामायण महाभारत के देश में चली गई है। दुर्गा भाई को ढूंढने के लिए निकली थी। मोहल्ले में कई जगह ढूंढकर भी कहीं उसका सुराग नहीं मिला। आनंद राय के घर के पास आकर उसने सोचा, एक बार यहाँ चक्कर मार लूँ, चाची जी के साथ भेंट भी हो जाएगी। पर राय महाशय के घर में घुसी थी कि बड़ा शोरगुल और बड़े रोने पीटने की आवाज़ उसके कानों में आई। वह तब ठिठक कर दरवाजे के पास ही खड़ी रही। आंगन में एक तरफ खड़ी होकर आनंद राय की बड़ी बहन सखी मालकिन चिल्लाकर मकान सिर पर उठा रही थी। अरे इसके मन में कुछ डर भय थोड़ी है, मैंने बड़े बड़े 30 मार खा देखे, पर ऐसी कभी देखने में नहीं आई। बलिहारी है कि यमराज की तरह पति है, नाराज होने पर हड्डी पसली एक कर देता है। ऐसी हालत में कुछ समझ बूझकर चलना तो चाहिए था। और सच तो है, 3 दिन से कह रहा है कि धान को धूप दिखाओ, पर इसके कान में जूं तक न रहेंगी, जैसे कोई बेकार में बक रहा हो। गृहस्थ घर की बहू है, धान कूटेगी, काम धाम करेगी, सो तो नहीं रात दिन बन ठन कर खतरानी बनकर बैठी रहती है, कहकर सखी मालकिन ने कहीं कहने में कुछ कसर न रह जाए, इसलिए बन ठर कर खतरानी बनकर बैठने के संबंध में उनकी क्या धारणा है, यह अभिनय के द्वारा स्पष्ट कर दिया। फिर बोली, ऐसा तो ना कभी सुनने में आया और ना देखने में। बरामदे के अंदर से आनंद राय की पतोह नासिका के सुर में रोती हुई बोली, मैं खतरानी बनकर कब बैठी रहती हूँ। कल शाम को मैंने 2 पसेरी मूंग की दाल भूजी, सो दोपहर को खाकर ही उसमें जुट गई। बस जब 5 बजे की गाड़ी जाने की आवाज़ हो रही थी, तब भी मैं आग और बालू लेकर बैठी थी। 2 टोकरी दाल भूजना, फिर उसे दलना, और अंधेरा हो गया तभी निपट पाई। अंग अंग पिरा रहा है। रात को तो यह हालत हुई कि मैंने समझा बुखार चढ़ गया, सो कोई इस तरफ देखता भी है। फिर सवेरे सवेरे बिना किसी कसूर के यह मार पड़ी। कौन मैं बैठे बैठे खाती हूँ। इतने में आनंद राय का लड़का गोकुल एक हाथ में पत्ता समेत हरे घास का अगला हिस्सा और दूसरे हाथ में दाव लेकर आया। पत्नी के रोने का अंतिम अंश सुनकर वह गरजते हुए बोला, अभी तक तुम्हारा दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ ना। मालूम होता है कि तुम्हारे और भी भोग भोगने हैं। सवेरे सवेरे मुझे गुस्सा ना दिला। आज 3 दिन से धान को धूप में डालने के लिए कहता आ रहा हूँ। बादल बूंदी के ढंग है, कहीं धान बिगड़ गए तो तुम्हारा कौन सा बाप आकर उन्हें बचा लेगा। फिर साले साल क्या धूप फाकेगी। गोकुल की स्त्री एकाएक रोना कल्पना बंद करके तेजी के साथ बोली, मैं कहे देती हूँ, तुम मेरे बाप तक ना जाओ। मेरे बाप ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जब तक तुम उनको क्यों घसीटा करते हो। उसकी बात खत्म भी नहीं होने पाई थी कि गोकुल बांस छोड़कर दा हाथ में लिए हुए एक छलांग में बरामदे की सीढ़ियों को पार करते हुए बोला, तो तू नहीं मानेगी ना, तू यही रहेगी, मैं भी यही रहूँगा। जा, तेरे मायके के सारे दुलार आज मैं निकाल करके ही दम लूँगा। घर में खून खच्चर हुआ जा रहा है देखकर घर का हलवाहा आंगन से बोला, भैया जी क्या करते हो, रुको रुको, कहकर वह बरामदे में चढ़ाया। दुर्गा भी दौड़ पड़ी। उधर से सखी मालकिन भी बरामदे में आई और बड़ा शोरगुल मचा। बरामदे के बीच में गोकुल की पत्नी पति के उद्यत आक्रमण के सामने पीछे हटकर वार बचाने के लिए दोनों हाथ उठाकर दीवार से सटी हुई सिकड़ी खड़ी थी। उसकी आंखों में भय झलक रहा था। हलवाई ने पहले ही गोकुल के हाथ से दा लिया, फिर उसे पकड़कर बरामदे से ले जाते हुए बोला, भैया जी तुम क्या करते हो, रुको, उतर आओ। गोकुल की उम्र 30-35 से कम नहीं थी, पर शरीर से वह तगड़ा नहीं था। हलवाई के साथ वह मलेरिया पीड़ित शरीर लेकर हाथापाई करे तो उसकी कमजोरी और भी खुल जाए, यह समझकर उसने कहा, देखो ना, पूरा एक नाद धान है, सो भी बीज का, जो कहीं पानी पाकर अखबार निकल आए तो फिर वह बोने में के काम थोड़ी ही आ सकता है। आज 3 दिन से बराबर कह रहा हूँ, काम तो किया नहीं, उल्टे सीना चोरी करती है, जो मैंने तुम्हारी सारी सिट्टी पिट्टी ना बुला दी। दुर्गा का दम में दम आया, पर इस समय चाची जी के साथ बात कही करने का मौका नहीं था। वह समझकर
लगभग चोर की तरह आनंद राय के घर से निकल गई। पांचू बनर्जी के घर के पास जामुन के नीचे एक आदमी लोटा कटोरी की मरम्मत कर रहा था। लकड़ी के कोयले की आग धौकनी से गुनगुना रही थी। मोहल्ले भर की टूटी फूटी कटोरियां जमाती। ठिगना घटीला आदमी, उम्र का पता लगाना टेढ़ी खीर, 30 का भी हो सकता है, 50 का भी। गले में 3 लड़ वाली तुलसी की कंठी बांध रखी थी। चेहरे के दाहिने तरफ एक कटा दाग था। हाथ के पहुंचे के पास नसें रस्सी की तरह तनी थी। एक अधमैली धोती पहन रखी थी। मोहल्ले के बहुत से लड़के बच्चे उसे घेरकर बर्तन मरम्मत का रानी का तमाशा देख रहे थे। दुर्गा भी भीड़ में शामिल हो गई। वह आदमी बोला, मुन्नी क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस देख रही हूँ, दुर्गा बोली। घर लौटकर उसने माँ से कहा, आज गोकुल चाचा ने चाची को ऐसा मारा कि क्या कहूँ। बात को उसने पूरा किस्सा सुनाया। सर्वजया आखिर गंवार किसानी ठहरा ना, अच्छी बड़ी लड़की है, ऐसे के पाले पड़ी कि घर में मार खाती खाती जिंदगी बिता रही है। मुझे बहुत चाहती है। घर में जब जो कुछ बनता है मेरे लिए अलग रख देती है। चाची जी का रोना सुनकर बहुत तकलीफ हुई। उधर सखी दादी उल्टे चाची जी को ही। वह 3-4 दिनों तक जामुन के नीचे बर्तन मरम्मत देखने गई। उस आदमी ने उसका घर, पिता का नाम, सब ब्यौरे पूछ लिए। बोला, तुम्हें कुछ मरम्मत नहीं कराना है मुन्नी? जाओ ना, ले आओ। दुर्गा घर आकर बोली, हमारे यहाँ के टूटे लोटे गड़ुओं का देना नहीं है। एक बहुत भला आदमी है, उस मोहल्ले के रास्ते में जामुन के नीचे बैठा है। वह अपना नाम पीतम बताता है, शायद जाति का ठठेरा है। धौकनी चलाते चलाते वह कभी कभी सीधा बैठ जाता है और चिल्लाकर कहता है, जय राधे, जय गोविंद, राधे गोविंद। सवेरे उसके पास मोहल्ले के बहुत से लोग आते थे। वह बराबर मड़ई से आग निकालकर आए हुए शरीफ लोगों को तंबाकू भी पेश करता था और ऐसा करते समय चेहरे की चिरौरी भरा भाव बना लेता और एक तरफ के कंधे को जरा झुकाकर कहता, हे महाशय जी, तंबाकू का शौक फरमाइए, राधा रानी के चरणों की कृपा है। फिर कहानी जारी रखते हुए कहता, नारियल की बात हो रही थी ना, सोना कहिए भैया जी, परसाल जेठ में कई नई पौध लगाई। आधे कट्टे जमीन पर 6 गंडे पौधे खरीद कर लगाई, पर मेंढकों के मारे जड़ मूल तक गायब हो गए। सारा पैसा बर्बाद हो गया, हाथ में कुछ नहीं लगा। मुखर्जी महाशय सवेरे से इस फिराक में बैठे हुए थे, किसी तरह मीठी बातों में लगाकर पीतल के घड़े की मुरम्मत मुफ्त करा ले। तंबाकू पीते पीते पहले की बात चलाते हुए बोले, तो यह रहा मामला। अब की बार भी सोचा था कि 20 पौधे घर के पीछे लगाऊंगा, पर मलेरिया ने ऐसा पकड़ा, बस रह गया। अच्छा मिस्त्री, यह तो बतलाओ तुम्हारी तरफ का क्या हाल है? वे आज सवेरे से ही उसे मिस्त्री मिस्त्री कह रहे थे। अजी कुछ ना पूछिए, सोलो कला पूर्ण है। मलेरिया क्या है, पूरा सत्यानाश है। लीजिए आपका घड़ा, 6 पैसे दे दीजिए। मुखर्जी महाशय घड़ा लेकर खड़े होते हुए बोले, लो, इतने से काम के लिए पैसे? ब्राह्मण का एक उपकार किया, सो भी कार्तिक का महीना, उसके लिए फिर? पीतम जल्दी से मुखर्जी महाशय के हाथ के घड़े को पकड़ते हुए बहुत ही हंसमुख ढंग से बोला, जी नहीं बाबा, माफ़ कीजिए, मुफ्त में मरम्मत ना होगी। अभी सवेरे का पैर है, बोनी तक ना हुई। जी हाँ, मुझसे नहीं होगा, घड़ा रख जाइए, घर जाकर पैसे भेज दीजिएगा। दुर्गा की माँ ने दुर्गा से पूछा, जरा पूछना, ये लोग टूटे बर्तन लेकर नए बर्तन देते हैं? पीतम राजी था। दुर्गा घर से कई पुराने गड़ुए लोटे, कटोरियाँ, घड़े उसके पास ले गई। वह आधा दिन जामुन के नीचे ही बिताती थी और धौकनी चलाना, रांगा लगाना देखा करती थी। पीतम ने उसे कह रखा था कि मैं तुम्हारे लिए एक पीतल की अंगूठी भी बना दूंगा, और यह भी कहा था कि मरम्मत के पैसे नहीं लगेंगे। सर्वजया सुनकर बोली, आदमी तो भला है, अगले बुध को अपू के जन्मवार से में उसे कहना कि यहाँ आकर थोड़ा प्रसाद पा जाए। बुधवार को सवेरे उठकर दुर्गा जामुन के नीचे पहुंची तो देखा वहाँ वह आदमी नहीं था। पूछने पर मालूम हुआ पिछले दिन संध्या समय वह दुकान उठाकर चला गया। भट्टी का गड़ा और जले हुए कोयलों की राशि के अलावा वहाँ कुछ भी ना था। दुर्गा ने इधर उधर तलाश की, इससे उससे पूछा, पर किसी को भी मालूम नहीं था कि वह कहाँ गया। डर के मारे दुर्गा का कलेजा मुंह को आ गया। सुनने पर माँ क्या कहेगी, गृहस्थी के आधे बर्तन तो मिस्त्री के पास थे। उसने दुर्गा से कहा था कि झीकरहाटी के बाजार में उसके भाई की ठठेरी की दुकान है, वहाँ खबर भेजी गई है और 2-1 दिन में वह नए बर्तन लेकर आने ही वाला है। फिर तो पुराने बर्तन बदल दिए जाएंगे। पर कहाँ वह और कहाँ उसका भाई? बहुत खोजने पर भी दुर्गा को उसका पता नहीं लगा। और मजे की बात तो यह थी कि केवल उन्हीं के बर्तन गए थे, बाकी होशियार लोगों का पीतल का एक भी टुकड़ा नहीं खोया था। दिन भर बाद संध्या समय दुर्गा ने रुआंसी होकर माँ को सारी बात बतलाई।
हरिहर प्रदेश में था, इसलिए कोई खोज खबर लेने वाला भी नहीं था। सुनकर सर्वजया को एक बार काट मार गया। बोली, अपने राय ताऊ से जाकर जरा कह तो दे, ऐसी अनहोनी बात तो कभी सुनी ही नहीं गई। जब हरिहर घर लौटा तो झीकरहाटी के बाजार में खोज की गई, पर वहाँ पीतम नाम के किसी आदमी की बर्तनों की दुकान नहीं थी और ना ही उस हुलिये का कोई आदमी ही वहाँ था। कई महीने बीत गए। भादों का महीना था। अपू शाम के समय घूमने की तैयारी कर रहा था कि इतने में उसकी माँ ने पीछे से पुकार कर कहा, मैं चावल और चना भूंज रही हूँ, कहीं बाहर ना चले जाना, अभी तैयार हो जाएगा, समझे ना। अपू ने सुनी अनसुनी कर दी। यद्यपि उसे भूंजे चावल और चना पसंद थे और इसलिए माँ बता भी रही थी, इसका भी उसे पता था, फिर भी वह क्या करे। इतनी देर से नीलू के घर में बड़े जोर का खेल हो रहा था और वह भी जब बाहर के दरवाजे पर कदम रख रहा है तो माँ ने फिर कहा, क्या तू जा रहा है? अरे अपू, अच्छा तमाशा रहा। मैंने कहा कि गरम गरम खाएगा, इसलिए घाट से जल्दी आकर काम में लग गई। और तू? अपू एक छलांग में ही नीलू के घर जा पहुंचा। वहाँ बहुत से लड़के जमा थे। अपू के आने के पहले ही खेल खत्म हो चुका था। नीलू ने कहा, अपू चल, दक्षिण के मैदान में चिड़ियों के बच्चे देखने चलेगा। अपू राजी हो गया और दोनों दक्षिण के मैदान की ओर चले। धान के खेत के उस पार ही नवाबगंज की पक्की सड़क पूरब से पश्चिम तक जैसे मैदान के बीचों बीच उसे चीरकर चली गई थी। गांव से मील भर से ऊपर थी। अपू कभी इतनी दूर घूमने नहीं आया था। बस अभी तल देती हूँ। अपू मन ही मन शाम के समय जो ताश का घर बना रहा था, उसे जैसे किसी ने एक ही फूंक में मिट्टी में मिला दिया। बस माँ का प्यार क्या यही है? शाम के घर से निकल जाने के बाद बराबर माँ उसके लिए ना जाने कितनी दुखी हो रही है। मेरा अपू अब तक नहीं आया, उसके लिए घाट से आकर मैंने चने चावल भुने, हाय वह बिना खाए पिए चला गया। पर यहाँ तो माजरा ही कुछ और है। माँ को उसकी क्या पड़ी है? माँ ने मजे में सब कुछ दीदी को खिला दिया, वह निश्चिंत होकर बैठी है। इतनी देर फिजूल में परेशान हो रहा था। दुर्गा बोली, माँ जल्दी तल दो, बहुत बदली हो रही है। जो पानी पड़ने लगा तो फिर तलना रह जाएगा, क्योंकि घर चूता है, उस दिन की तरह पानी आ जाएगा। फिर देखते देखते चारों तरफ बादल गिराने के कारण बांस के जंगल की चोटी काली पड़ गई। बादल छा जाने के कारण आकाश अंधेरा गुप्त हो रहा था। फिर भी अभी पानी नहीं पड़ रहा था। ऐसे मौके पर मन में एक तरह का आनंद और कौतूहल तो जागता है। सर्वजया कुछ गुलगुले तलकर बोली, उस कटोरी में उसे दे दे तो दुर्गा, उसने शाम से कुछ नहीं खाया, भूख लगी होगी। इस अंतिम बात से अनर्थ हो गया। अभी तक अपू किसी तरह संभला हुआ था, पर माँ के अंतिम बात में दुलार का पुट पाकर उसके अभिमान का बांध टूट गया। उसने गुलगुलों समेत कटोरी को आंगन में फेंकते हुए कहा, मैं गुलगुले नहीं खाऊंगा, कभी नहीं खाऊंगा, जाओ नहीं तो। सर्वजया लड़के का यह ढंग देखकर अवाक रह गई। करीबी में आटा गीला, एक एक चीज ना जाने कैसे जुटती है, और इस लड़के ने दो दो बार बड़ी कठिनाई से सामने आई हुई थाली को लात मार दी। वह शोभ और क्रोध में लड़के की तरफ देखकर बोली, आज तुझे क्या हो गया है? आज तेरे भाग्य में चूल्हे की राख बधी है क्या? उसी को गरम गरम फाक लेना। अब अपू की बारी थी। उसने माँ से ऐसी बातें कभी नहीं सुनी थी। कहा वह यह चाह रहा था कि माँ उसे पुचकारे दुलराए, पर उसने तो भरी सांझ में ऐसी भयंकर बात कह दी। अच्छी बात है, मैंने भुंजे चावल नहीं खाए, उससे मेरा दिल नहीं दुखा। क्या शाम से मैं उसी का सोच नहीं कर रहा हूँ? मैं कभी भी तुम लोगों के घर नहीं आऊँगा। राख फाकूंगा? राख क्यों फाकूंगा? दीदी शायद सब अच्छी अच्छी चीज़ें खाएगी, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा, कभी नहीं। बात को वह अभी अभी अतुरी बुढ़िया के घर से जिस प्रकार अंधेरा, कांटों की झाड़ियाँ, आम का बाग, इनकी सब की परवाह किए बिना दौड़ा था, अब वह क्रोध में आपे से बाहर जाकर बरामदे से उतरकर आंगन में, फिर उसके बाद जिधर मर्जी आई दौड़ पड़ा। भाई की अभिमान भरी दृष्टि, फूला हुआ चेहरा और बात करने का ढंग दुर्गा को हास्यजनक लगा। हंसते हंसते करीब करीब लोटपोट ही हो गई। माँ देखो, अपू एकदम पागल हो गया है, कहकर उसने भाई के कथन की नकल करते हुए कहा। अपू दौड़कर दीवार के किनारे की पगडंडी से पीछे की बांस की झाड़ी की ओर लपका। अभी बादल थमे हुए थे। बांस की झाड़ी के नीचे झाड़ झंकार इस सुनसान वर्षा की संध्या में बिल्कुल अंधेरा हो रहे थे। गोलू! अपू दौड़कर दीवार के किनारे की पगडंडी से पीछे की बांस की झाड़ी की ओर लपका। अभी बादल थमे हुए थे। बांस की झाड़ी के नीचे झाड़ झंकार इस सुनसान वर्षा की संध्या में बिल्कुल अंधेरा हो रहे थे। मामूली हालत से भी वह इस जगह से किसी दिन अकेले आने की कल्पना नहीं कर सकता था, पर इस समय चारों तरफ का सन्नाटा, अंधेरा, बांस की झाड़ी में खरखर आवाज,
आम के पेड़ पर भूत रहने की शूरत आदि सभी बातों को भूल कर वह खड़े खड़े सोचने लगा कि मैं अब कभी घर नहीं जाऊंगा, इस जन्म में तो नहीं लौटूंगा। अभिमान का पहला वेग कुछ मध्यम पड़ते ही अब उसे डर लगने लगा। डरते डरते एक बार पलीताखोर आम की और कनखी से देख लिया। फिर भी उसके मन में यह बात आई कि इस समय एक भूत आकर मुझे पेड़ की चोटी पर उठा ले जाए तो अच्छा, माँ तो खोज खोज कर रो मरेगी, सोचेगी क्यों मैंने भरी सांझ में राख फाको कहा था। तभी तो मेरा मुन्ना अंधेरे में बादल के ऊपर निकल गया, फिर लौट कर नहीं आया। जो भूत उसे चट कर जाए तो माँ को कितनी तकलीफ होगी। यह सोचकर उसे थोड़ी देर तक प्रतिहिंसा का आनंद मिला। बात को वह वहाँ से चलकर दीवार के बगल में खड़ा हो गया। उसे अब डर लग रहा था। सामने वाली बांस की झाड़ी में कोई शब्द सुनाई दिया। ओपू ने डरते डरते वहाँ आंख उठाकर देखा। उसकी माँ और दीदी रानी के घर की तरफ से पुकार रहे थे, अरे ओपू ओपू। बांस की झाड़ी में फिर कोई आहट हुई। उसे बहुत बुरा लगा, पर मुसीबत यह थी कि अभी तक उसके आत्मसम्मान जरूर बना हुआ था कि बिना मनाए वह घर लौटने को तैयार नहीं। अब उसकी दीदी रानी के घर के पीछे से बाहर आ रही थी। वह दौड़कर सामने की दीवार के कोने से लगकर खड़ा हो गया। एकाएक आते आते दीवार के पास नजर पड़ते ही दुर्गा चिल्लाकर बोल उठी, लो माँ, यह खड़ा हुआ दीवार के पास। बात को उसने दौड़कर भाई का हाथ पकड़ लिया। अरे, यहाँ चुपचाप खड़ा था और मैं पूरे गांव भर का चक्कर लगाकर हैरान हो रही थी, यह रहा। और फिर दोनों मिलकर उसे पकड़कर घर के भीतर ले गई। अब की बार घर से जाते समय हरिहर लड़के को भी साथ ले गया। बोला, घर में तो इसे कुछ खाने को नहीं मिलता, बाहर तो फिर भी दूध घी कुछ ना कुछ तो मिलेगा और इसकी तंदुरुस्ती संभलेगी। जब से ओपू पैदा हुआ था वह बाहर कहीं नहीं गया था। इसी गांव में मौलश्री के नीचे गुसाई बगान के चालता पेड़ के नीचे नदी का किनारा बहुत हुआ तो नवाबगंज जाने की पक्की सड़क तक ही उसकी दौड़ थी। बीच बीच में बैसाख या जेठ महीने में बहुत गर्मी पड़ने पर उसकी माँ शाम के समय नदी के किनारे घाट पर खड़ी रहती थी। नदी के उस पार सरपत वाले मैदान में बबूल के पेड़ों पर पीले रंग के फल खिले रहते थे। गायें चरती मोटी गिलोय लता से आलिंगित सेमर का पेड़ देखने पर मालूम होता कि ना जाने कितना पुराना है। चरवाहे नदी के किनारे गायों को पानी दिखाने लाते थे। एक छोटी सी डोंगी पर गांव का मल्लाह मछली पकड़ने के लिए पानी के अंदर फंदा बनाने की तैयारी करने लग जाता। उधर ताककर उसका जी जाने तो कैसा हो जाता, उसे वह शब्दों में समझाकर किसी से व्यक्त नहीं कर सकता था। हाँ, जब उसकी दीदी घाट से आती थी तो वह कहता था, दीदी दीदी देख उस तरफ कैसा है, कहकर वह मैदान के छोर की ओर उंगली दिखाकर कहता, वह जो रहा पेड़ के पीछे ना, बहुत दूर है ना। और दुर्गा हंसकर कहती, बहुत दूर है, यही तू बताना चाह रहे ना, चल तू तो बिल्कुल पागल है। आज उसी ओपू को पहली बार गांव के बाहर पैर रखने का मौका मिला। कई दिनों से उत्साह के मारे उसकी तो नींद ही हराम हो रही थी। अंत में दिन गिनते गिनते चलने का दिन आ ही गया। उनके गांव की सड़क घूमकर नवाबगंज की सड़क को दाहिनी तरफ छोड़कर मैदान के बाहर आषाढ़ दुर्गापुर की कच्ची सड़क के साथ मिल गई। दुर्गापुर की सड़क पर पहुंचकर उसने पिता से कहा, पिताजी रेल की सड़क कौन सी है? उसके पिता ने कहा, चलते चलो, अभी सामने ही पड़ेगी, हम लोग रेल की पटरी पार करके ही चलेंगे। तब की बार उनकी रानी गाय ब्याई थी। कई जगह खोजने पर भी 2-3 दिनों से बछड़े का पता नहीं लग रहा था। वह अपनी दीदी के साथ दक्षिण मैदान में बछड़ा खोजने आया था। पूस का महीना था। खेतों में उड़द के पौधों में दाने पड़ने शुरू हो गए थे। वह और उसकी दीदी झुककर बीच बीच में खेत के उड़द खा लेते थे। उनके सामने कुछ दूर तक नवाबगंज वाली सड़क पक्की सड़क थी। खजूर के गुड़ से लदी हुई बैलगाड़ियां खड़खड़ करती हुई आषाढ़ के हाट में जा रही थी। उसकी दीदी पक्की सड़क के उस पार बहुत दूर धुंधले मैदान की तरफ एकटक कुछ देख रही थी कि अचानक बोल उठी, ओपू ओपू तू एक काम करेगा, चल हम लोग रेल की पटरी देखाएं, चलेगा? ओपू ने विस्मय के साथ दीदी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा था, रेल की सड़क? वह तो बहुत दूर है, वहाँ कैसे चलोगी दीदी? और उसकी दीदी बोली, क्या बहुत दूर है? तुझसे किसने कहा? वह तो उस पक्की सड़क के उस पार ही है, पास होती तो दिखाई ना पड़ती। ओपू बोला। दोनों बड़ी देर तक नवाबगंज की सड़क पर चढ़कर इधर उधर देखते रहे। अंत में दीदी बोली, बहुत दूर है ना, वहाँ नहीं जा सकते। हाँ, कुछ दिखाई तो नहीं पड़ता, फिर उतनी दूर जाएंगे तो लौटेंगे कैसे? पर उसकी असंतुष्ट दृष्टि दूर सुदूर की ओर लगी हुई थी। एक तरफ लालच भी हो रहा था और दूसरी तरफ भय भी। एकाएक उसकी दीदी साहस के साथ बोल उठी,
चल देखाएं आखिर कितनी दूर होगी, दोपहर के पहले लौट आएंगे। शायद इसी समय रेलगाड़ी भी आ जाए, माँ से कह दूंगी बछड़ा खोजने में देर हो गई। पहले तो उन लोगों ने घूम घाम कर इधर उधर देखा कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। बाद को पक्की सड़क से उतरकर भाई और बहन भरी दोपहरी की धूप में मैदान, गड़े आदि पार करके नाक की सीध में दक्षिण की ओर दौड़ पड़े और दौड़ते ही रहे। नवाबगंज की लाल सड़क धीरे धीरे पीछे छूट गई। रोआ का मैदान, याऊतला, ननद तालाब बाएं दाहिने दूर में पड़े रहे। सामने एक छोटा सा गड्ढा भी दिखाई पड़ने लगा। उसकी दीदी हंसकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, जो माँ को पता लग गया ना तो हड्डी पसली एक कर देगी। अपू एक बार हंसा, निराशा के साहस की हंसी। फिर एक बार दौड़ लगी। जीवन में यह पहली बार निर्बाध होकर मुक्ति के उल्लास में उनका ताजा तरुण रक्त लहराने लगा था। बात को क्या होगा यह सोचने का इस समय मौका कहाँ था। बाद को जो कुछ हुआ वह बहुत अजीब था। बहुत दूर चलकर एक बड़ा सा पानी से भरा मैदान मिला जिसमें होगला और शोला के पेड़ थे। जिस पर दीदी रास्ता भूल गई। जिधर देखो उधर धान के खेत, पानी भरे मैदान और बेत की झाड़ियाँ थी। कहीं गांव नजर नहीं आते थे। बेतों की घनी झाड़ियों के अंदर चलना असंभव था। कीचड़ और पानी में पैर धंस जाते थे। धूप ऐसी चिलचिलाती थी कि जाड़े की ऋतु होने पर भी पसीना पसीना हो रहे थे। दीदी की साड़ी कांटों के कारण कई जगह फट गई। उसे अपने पैरों में 2-3 बार कांटा भी निकालना पड़ा। अब रेल की सड़क कौन कहे, घर लौटना ही समस्या बन गया। वे बहुत दूर निकल गए थे और पक्की सड़क भी अब दिखाई नहीं पड़ती थी। जब वे पानी में से गुजरकर धान के खेतों को पार कर बड़ी मुसीबत में पक्की सड़क पर पहुंचे तो दिन ढल चुका था। घर आकर उसकी दीदी ने ढेरों ढेरों झूठ बोले, तब जाकर उसकी और अपनी भाई की पीठ को बचा सकी। वही रेल की पटरी आज अनायास ही सामने पड़ेगी। उसके लिए ना तो दौड़ना पड़ेगा, ना रास्ता खोना पड़ेगा, ना ही डांट खानी पड़ेगी। कुछ दूर जाकर उसने आश्चर्य के साथ देखा कि नवाबगंज की पक्की सड़क की तरह एक ऊंचा रास्ता मैदान के बीच से चीरकर बहुत दूर निकल गया है। उसके किनारे पर लाल गिट्टियों के ऊंचे ढेर लगे हैं। सफ़ेद लोहे की खूंटियों पर जैसे एक साथ बहुत सी रस्सियां लगातार तनकर बंधी हुई है। जितनी दूर नजर जाती थी वे सफ़ेद खूंटियां और तनी हुई रस्सियां दिखलाई पड़ती थी। उसके पिता ने कहा, मुन्ना देखो वह रही रेल की सड़क। अपू एक छलांग में फाटक पार होकर पटरी पर पहुंच गया। बाद को वह रेल की पटरी की दोनों तरफ विस्मय के साथ देखने लगा। ये 2 लोहे बराबर दूरी पर क्यों बिछे हैं? क्या इन पर होकर रेलगाड़ी जाती है? क्यों? और गाड़ियों की तरह मिट्टी पर न जाकर लोहे पर से क्यों जाती है? फिसल नहीं जाती? क्या ऊपर जो रस्सियां मालूम पड़ रही थी उन्हीं को तार कहते हैं? उनमें सन सन की आवाज़ आ रही है। क्या तारों से खबर जा रही है? कौन खबर देने वाला है? कैसे खबर दी जाती है? क्या उधर स्टेशन है? क्या इधर भी कोई स्टेशन है? उसने कहा, पिताजी पिताजी रेलगाड़ी कब आएगी? मैं रेलगाड़ी देखूंगा। इस समय रेलगाड़ी कैसे देखोगे? दोपहर के समय रेलगाड़ी आएगी, अभी 2 घंटे की देर है। सो हो, मैं देखकर ही जाऊंगा। पिताजी मैंने कभी रेलगाड़ी देखी नहीं। ऐसा नहीं कहते, इसलिए मैं तुम्हें ले आना नहीं चाहता था। इस समय रेल कैसे देख सकते हो? 1 बजे तक बैठकर इस भयंकर धूप में कौन झिकेगा? चलो लौटते समय दिखा दूंगा। अंत में ओप्पू को आंसू भरी आंखों से पिता के पीछे पीछे चलना पड़ा। तुम चले जा रहे हो, तुम यह नहीं जानते हो कि डगर के किनारे ना जाने किस चीज़ पर तुम्हारी आंख पड़ जाए। तुम अपनी बड़ी बड़ी नई नई आंखों में विश्व को ग्रसने वाली क्षुधा लेकर चारों दिशाओं को जैसे निगलते हुए चले जा रहे हो। यदि तुम्हें अपने आनंद की दृष्टि से देखा जाए तो तुम भी एक नए देश के आविष्कारक हो। अज्ञात आनंद पाने के लिए सारी पृथ्वी को छान मारना ही पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं। आमडूबा किसानों का एक छोटा सा गांव, नाम कितना मीठा सा है। स्त्रियां आंगन में कुट्टी काट रही हैं, बकरियां बांध रही हैं, मुर्गियों को भात खिला रही हैं, खुशहाल लोग पटसन सुखा रहे हैं, बांस काट रहे हैं। और देखते देखते गांव पीछे छूट गया और बाहर वाला मैदान सामने आ गया। गड्ढे में पानी हिलोरे रहा है। उड़ी धान के खेत में बगुले बैठे, पुरवीन के पत्ते और उसके खिलते हुए फूलों के मारे पानी दिखाई नहीं देता। खुले आकाश के साथ इतने दिनों तक उसे ऐसा घनिष्ठ परिचय प्राप्त करने का मौका नहीं मिला। इस 8 वर्ष के लड़के के सामने मैदान के उस पार के दूर देश ने अपने रहस्य का घूंघट उतार कर रख दिया। चलते चलते काफी देर हो गई। पिता ने कहा, तू मुंह बाई क्यों चलता है? जो चीज भी सामने आती है उसे देखकर मुंह क्यों बाता रहता है? चल जल्दी चल। संध्या के बाद वे अपने ठिकाने पहुंचे। शिष्य का नाम लक्ष्मण महाजन था। वह अच्छा भला किसान और खुशहाल गृहस्थ था।
बाहर के छप्परदार बड़े कमरे में बड़ी आवाभगत के साथ बाप बेटे को टिकाया गया। लक्ष्मण महाजन के छोटे भाई की स्त्री सवेरे सवेरे पोखर घाट गई थी। पानी में उतरते समय उसने पोखर के किनारे नजर डालते हुए देखा कि केले के बाग में एक अपरिचित छोटा लड़का एक खपच्ची हाथ में लेकर बाग में इधर से उधर चहलकदमी कर रहा है। पागल की तरह मनी मन बड़बड़ा रहा है। वह घड़ा उतार कर पास आई और बोली, बेटा तुम किसके यहाँ आए हो? अपू माँ के पास ही शेर बना रहता था। बाहर वह बहुत ही छेपू था। पहले अपू ने सोचा कि वह यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। बात को कुछ ले जाकर बोला, उनके यहाँ आए हैं। बहू ने पूछा, जेठ जी के घर पर? क्या तुम जेठ जी के गुरुजी के लड़के हो? अच्छा। बहू उसे अपने साथ अपने घर ले आई। उनका घर अलग था, लक्ष्मण महाजन के घर से कुछ दूर। बीच में पोखर पड़ता है। बहू के व्यवहार से अपू का संकोच चाहता रहा। वह कमरे के अंदर घुसकर घर की चीजों को कौतूहल के साथ घूर घूर कर देखने लगा। ओह, कितनी चीजें हैं! उसके घर पर तो इस प्रकार की चीजें ही नहीं। अच्छा, तो ये लोग बहुत बड़े आदमी हैं। कौड़ियों की अरगनी, रंग बिरंगे लटकते हुए छीके, ऊन की बनी चिड़िया, कांच की गुड़िया, मिट्टी के खिलौने, शोला के पेड़ और जाने क्या क्या। उसने दो एक चीजों को डरते डरते हाथ से उठाकर देखा। बहू ने अभी तक लड़के के चेहरे की ओर ध्यान से नहीं देखा था। जब उसने उसे पास से देखा तो मालूम हुआ कि यह तो बिल्कुल बच्चा है। चेहरा 5 साल के लड़के की तरह कोमल है। ऐसी सुंदर सरल चितवन उसने और किसी लड़के की आंखों में नहीं देखी थी। ऐसा रंग, ऐसी बनावट, ऐसा मुखड़ा, मानो कूची से बनाई हुई बड़ी बड़ी निष्पाप आंखें। अपरिचित लड़के पर बहू के मन में मधुर ममता जागी। अपू बैठकर तरह तरह की बात कही करने लगा। विशेष रूप से उसने कल की रेल की पटरी वाली बात सुनाई। थोड़ी देर बाद बहू ने मोहन भोग बनाकर उसे खाने के लिए दिया। एक कटोरी में ढेर सा मोहन भोग। इतना घी पड़ा था कि उंगली घी से तर हो गई। अपू जरा सा मुंह में डालकर दंग रह गया। ऐसी अपूर्व वस्तु तो उसने इससे पहले कभी नहीं खाई थी। मोहन भोग में किशमिश क्यों पड़ी है? माँ के बनाए हुए मोहन भोग में कभी किशमिश तो नहीं होती। घर में वह जब तब मचलकर माँ से कहता था, आज मोहन भोग माँ बनाओ ना। उसकी माँ हंसकर कहती, अच्छा उस दिन तैयार कर दूंगी। बाद को वह सूजी पानी में उबालकर जरा गुड़ मिलाकर पुलटिश की तरह एक चीज़ तैयार करके कांसे की फूलदार तस्तरी में सामने रख देती। अपू उसी को इतने दिनों से खुशी के साथ खाता आया। मोहन भोग ऐसा होता है, इसका तो उसे स्वप्न में भी ख्याल नहीं था। पर आज उसे मालूम हुआ कि इस मोहन भोग में और माँ के मोहन भोग में तो जमीन आसमान का अंतर है। साथ ही साथ माँ पर करुणा और सहानुभूति से उसका दिल पसीज गया। शायद माँ बेचारी जानती ही नहीं कि इस तरह का मोहन भोग होता है। उसे अस्पष्ट रूप से कुछ ऐसा झलक गया कि उसकी माँ गरीब है, वे गरीब है, इसलिए उनके घर ढंग का खाना पीना नहीं होता। एक दिन मोहल्ले के ब्राह्मण पड़ोसी के घर अपू को न्योता मिला। दोपहर के समय उस घर की एक लड़की अपू को बुला ले गई। रसोई घर के बरामदे में बहुत प्रेम पूर्वक पानी छिड़क कर पीड़ा डालकर अपू को खाने के लिए बिठाया। जो लड़की अपू को बुलाने गई थी उसका नाम अमला था। खुलता हुआ गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, मुखड़ा सुंदर और उम्र में वह दीदी की तरह थी। अमला की माँ ने पास बैठकर उसे खिलाया। उसने हाथ की बनाई हुई चंद्रपुली दी। खाने के बाद अमला उसे साथ में लेकर डेरे पर पहुंचाने गई। उसी दिन शाम को खेलते समय एकाएक अपू के पैर की एक उंगली बाग के घेरे के 2 बांसों के बीच फंस गई। ताजे चिरे हुए नए बांसों का घेरा था। उंगली कटकर लहूलुहान हो गई। अमला दौड़कर पैर को बांस के बीच से निकालना लेती तो उंगली पूरी ही कट जाती। अपू से चला नहीं जा रहा था, इसलिए अमला ने उसे गोद में उठाकर खलिहान के पास से पत्थर कूची का पत्ता लेकर बांटकर उसे उंगली में बांध दिया। कहीं पिता से डांट ना पड़े, इस भय से अपू ने किसी से यह बात नहीं बताई। उस रात को अपू बार बार अमला को स्वप्न में देख रहा था। वह अमला की गोद में घूम रहा है, अमला के साथ खेल रहा है, अमला पैर में पट्टी बांध रही है, वह और अमला रेल की पटरी पर दौड़ लगा रहे हैं। अमला का हंसमुख चेहरा सारी रात नींद में उसी के पास बना रहा। सवेरे वह अमला की राह देखने लगा, पर सब लड़के लड़कियां खेल शुरू हुआ, पर अमला दिखाई नहीं पड़ी। घर के भीतर से बहू ने उसे खाने के लिए बुला भेजा। रोज सवेरे शाम बहू अपने हाथ से खाना तैयार करके उसे खिलाती थी। खाना खत्म होने पर बहू से पूछा, क्या सवेरे अमला दीदी आई थी? नहीं, वह नहीं आई। धीरे धीरे दिन और चढ़ने पर खेल भी खत्म हो गया। उसके पिता ने उसे नहाने के लिए बुलाया, पर अमला कहाँ? उसका मन अभिमान से भर गया। अच्छा, ना आई तो ना सही, अमला के साथ वह हमेशा के लिए कुट्टी कर देगा। और जो कभी उसने उससे बात की तो
शाम को भी खेल शुरू हुआ पर अमला नहीं आई। 5-6 लड़के लड़कियां खेलने के लिए आए थे, पर अपू को ऐसा लगा वह खेले तो किसके साथ, कोई भी तो उसके लिए उपयुक्त साथी नहीं था। वह उत्साहित होकर कुछ देर खेलता रहा, पर फिर भी अमला नहीं आई। अगले दिन सवेरे अमला आई। अपू कुछ नहीं बोला। अपू उसकी परछाई के पास भी नहीं फटका। फिर भी बीच बीच में कनखी से देख लेता कि अमला यह समझी है या नहीं कि वह नाराज है। अमला पहले पहले सचमुच नहीं समझी, पर जब समझी कि दाल में कुछ काला है तो पास आकर बोली, क्यों भाई, बोलते क्यों नहीं? अपू इतने दावपेच नहीं समझता था। उसने अभिमान से मुंह फुलाकर कहा, हुआ क्या? कुछ हुआ थोड़े ही है, कल क्यों नहीं आई थी? ओ, इसलिए नाराज हो? अपू ने सिर हिलाकर कहा, हाँ बिल्कुल। अमला खिलखिलाकर अपू का हाथ पकड़कर उसे मकान के अंदर ले गई। वह बहू सारी बात सुनकर हंस कर लोटपोट हो गई। फिर मुस्कुराती हुई बोली, तो अमला, अब तुम घर नहीं जा सकती, मजबूरी है। जब मुन्ना तुम्हें छोड़ नहीं सकता तो तुम यहीं रह जाओ। बहू की बातचीत के ढंग से अमला कुछ समझकर लज्जा के साथ प्रतिवाद करती बोली, जो तुमने ऐसा किया तो फिर तुम्हारे घर। थोड़ी देर बाद अपू अमला के साथ उसके घर गया। अमला ने अलमारी खोलकर उसे कांच की बड़ी मेम गुड़िया, मोम की चिड़िया, पेड़ आदि दिखाए। ये शायद कालीगंज के नहान के मेले से खरीदे गए थे। अपू को ऐसा बताया गया। नई नई गुड़िया, एक रबड़ का बंदर, वह ऐसा कि जिधर भी ताको वह तुम्हारी तरफ आंखें मारेगा। एक जाने किस चीज़ की गुड़िया, जिसका पेट दबाने पर एकाएक मिर्गी के बीमार की तरह हाथ पैर फटक फेंक कर करताल बजाती है। सबसे आश्चर्य की वस्तु थी एक टीन का घोड़ा। रानी दीदी के चाचा अपने घर की घड़ी में जैसे चाबी भरते हैं, उसी तरह उसमें चाबी भरने पर खट खट करके फर्श पर चलने लगता है, मानो सचमुच का घोड़ा हो। अपू इसे देखकर दंग रह गया। यह कैसा घोड़ा है? बहुत बढ़िया है। कहाँ से खरीदा? इसका क्या दाम है? इसके बाद अमला ने उसे सिंदूर की एक डिबिया दिखाई, जिसमें लाल रंग की छोटी सी चमकीली पन्नी थी। अपू पूछे, यह क्या है? यह रांगा है। अमला हंसकर बोली, रांगा क्यों है? तुमने सोने का वर्क नहीं देखा? अपू ने सोने का वर्क नहीं देखा। क्या सोने का रंग इतना लाल होता है? उसने हिला डुलाकर सोने का वर्क अच्छे से देखा। अमला के साथ घर लौटते लौटते उसके मन में यह बात आई, हाय मेरी बहन के पास तो कुछ नहीं है। वह तो जंगली फलियां और बीजों को बटोर कर ही मरती रहती है और दूसरों की गुड़िया चुरा कर मार खाती है। उसकी बहन की उम्र भी की लड़कियां तो कितने प्रकार के खिलौने होते हैं उनके पास। जो आज उसे तुलना करने का मौका मिला तो दीदी के प्रति करुणा से उसका मन पसीज गया। जो उसके पास पैसा होता तो वह दीदी को एक पेच वाला घोड़ा खरीद कर देता और रबड़ का एक बंदर। तुम जिस भी तरफ जाओ उधर आके मारता। बहू के पास एक जोड़ा पुराना ताश था। इसे एक जोड़ा शायद कहना उचित न होगा, क्योंकि वह कई जोड़े ताशों के बचे हुए पत्तों का एक गड़बड़ झाला संग्रहालय मात्र था। अपू उन्हें लेकर बीच बीच में हिलाता डुलाता। रानी दीदी के घर पर बीच बीच में दोपहर को ताश का अड्डा जमता था। वह बैठकर खेल देखा करता। इक्का, गुलाम, साहब, बीबी, रंग रखने पर झगड़ा होता। खेल बढ़िया है, ताश खेलना नहीं जानता। उसकी माँ दीदी भी नहीं जानती। संध्या के समय बहू के यहाँ अपू का न्योता था। जो खाने बैठा तो इतनी चीजें और तैयारियां देखी कि उसे आश्चर्य हुआ। एक छोटी फूलदार तश्तरी में अलग से नमक और नींबू क्यों रखा है? माँ तो थाली में ही नमक और नींबू दे देती है। फिर हर तरकारी के लिए अलग अलग कटोरियां हैं। तरकारियां भी कितनी हैं? बड़े मेल के झींगे का पूरा सिर क्या अकेले उसके लिए है? बड़ी अजीब बात है। लूची लूची उसकी और उसकी दीदी की स्वप्नपुरी की बात मन में धीरे से कौंध जाती है। ना जाने कितनी रातें और कितने दिन जमी कद की डंठल की चौचड़ी और लौकी के छौका से ही भात खाना पड़ता था। कई बार सवेरे और शाम के समय कलेवा के बिना ही गुजर करनी पड़ती। ऐसे दिनों में मन एकाएक क्षुब्ध और उदास होकर उन स्थानों में दौड़ जाता जहां दोपहर की चिलचिलाती धूप में उसके गांव का मशहूर रसोइया बीरू राय कंधे पर अंगोछा रखकर इधर से उधर घूमता रहता। अभी अभी बने हुए बड़े चूल्हों पर कड़ाहों में घी कड़कड़ाता रहता है। लूची बनाने की अपूर्व मनोरम सुगंध आती है। कितने ही लड़के और लड़कियां अच्छे कपड़े पहनकर इधर से उधर आते जाते रहते हैं। गांगुली घराने की बड़ी नाट्यशाला और जैतून पेड़ के नीचे गर्मियों के दिन में बड़ी सी दरी बिछाई जाती है। साल में केवल एक दिन उसे उस काल्पनिक देश में जाने का मौका लगता है। वह दिन है बैसाख की रामनवमी के झूले का दिन। उस दिन गांगुली बाड़ी में उनका न्योता रहता है, पर आज बिल्कुल ही अप्रत्याशित ढंग से वह शुभ दिन कैसे टपक पड़ा। खाते समय उसे बार बार याद आ रहा था कि हाय उसकी दीदी को कभी इस प्रकार का खाना नहीं मिलता।
अगले दिन सवेरे फिर खेल शुरू हुआ। अमला के आते अपू ने दौड़कर उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं और अमला दीदी एक तरफ और तुम सब लोग दूसरी तरफ। थोड़ी दूर खेलने के बाद अपू को ऐसा लगा कि अमला उसकी बजाय बीशू को अपना गुइया बनाना पसंद करेगी। इसका असली कारण अपू को मालूम नहीं था। अपू नया खिलाड़ी था, पर बीशू नटखट तगड़ा लड़का था। उसे छांकना या हराना टेढ़ी खीड़। एक बार अमला ने साफ साफ अपनी झुंझलाहट दिखाई। अपू भरसक प्रयत्न करने लगा। वह जीते और अमला खुश हो, पर वह फिसड्डी साबित हुआ। अपू की आंखों में आंसू भर आए। उसके लिए एकाएक खेल का सारा रस जाता रहा। अमला बीसू की ओर देखकर सारी बातें कह रही है, हंसती है तो उसी के साथ। थोड़ी देर बाद जब बीसू काम से घर जाने लगा तो अमला ने उसे बार बार कहा, तुम फिर लौट आओ। अपू को मन में बड़ी ईर्ष्या हुई। सारा सवेरा एकदम खाली मालूम होने लगा। उसके बाद उसने मन ही मन सोचा कि बीशू के जाने पर खिलाड़ी कम हो जाएंगे, इसलिए अमला दीदी ऐसा कह रही है, मेरे जाने पर भी ऐसा कहेगी, इससे अधिक कहेगी। एकाएक उसने जाने का स्वांग रचते हुए कहा, देर हो गई, चलो नहाना है। पर अमला कुछ ना बोली। लोहार के लड़के गोपाल ने कहा, फिर उस जू नाना भाई। अपू ने थोड़ी दूर जाकर एक बार मुड़कर देखा तो उसे दिखाई पड़ा कि उसके चले आने से कोई फर्क नहीं पड़ा और खेल बाकायदा तेजी से चल रहा है। अपू को बड़ी ठेस लगी। बड़ी अमला दीदी बनी फिरती है, मुझे वह ना चाहे ना सही, इससे क्या आता जाता है। 2 दिन बाद हरिहर लड़के को लेकर घर लौटा। कुछ ही दिन तो हुए थे, पर इसी बीच में सर्वजया के लिए लड़के को बिना देखे रहना दुभर हो गया था। दुर्गा का खेल भी कई दिनों से अच्छी तरह नहीं जमा था। ओप्पू के प्रवास के कुछ दिन पहले पेठे के छिलके की नाव लेकर दोनों में झगड़ा होने के कारण दोनों में मुंह फेरा फेरी हो गई थी। अब पेठे की बहुत सी तुम्बियाँ जमा हो गई थी, पर दुर्गा अब उन्हें लेकर पानी में तैराने के लिए नहीं जाती। क्यों मैंने छोटी सी बात लेकर झगड़ा मोल लिया, क्यों उसके कान खींचे। वह लौट आए तो अब उसके साथ कभी नहीं लड़ूंगी। घर लौटकर ओप्पू 15 दिनों तक अपनी सैर सपाटे की अद्भुत कहानी कहता फिरता रहा। इन थोड़े से दिनों में उसने कितनी ही आश्चर्य भरी चीजें देखी। रेल की पटरी देखी, जिस पर से होकर सचमुच की रेलगाड़ी जाती है। मिट्टी के शरीफे, पपीते, खीरे देखे जो हूबहू असली फल मालूम होते हैं। और वह गुड़िया जिसका पेट दबाते ही मिर्गी रोगी की तरह हाथ पैर फेंक कर एकाएक थपौड़ी बजाना शुरू करती है। और अमला दीदी, वह कितनी दूर निकल गया था। कमलों से भरी हुई झील तथा कितने ही अपरिचित नए गांवों को पार कर, कितने ही मैदानों से गुजरकर, सुनसान रास्ते पार कर वह एक गांव पहुंचा था, जहां उसके पिता उसे सड़क के किनारे की लोहार की दुकान में पानी पिलाने ले गए थे। वे उसे भीतर मकान में भी ले गए, जहां पीड़ा बिछाकर बड़ी आवभगत से दूध, चूड़ा और बताशे खाने को दिए। किसे छोड़कर वह किसकी बात सुनाए। और रेल की पटरी का वर्णन सुनकर दीदी तो मुग्ध हो गई। उसने बार बार पूछा, अपू तुमने उतने बड़े बड़े लोहे देखे, तार टंगे हुए, बहुत लंबे होंगे। रेलगाड़ी देखी, वह चली नहीं। अपू ने रेलगाड़ी नहीं देखी थी, बस यही रह गई, पिताजी की गलती के कारण। कुल 4-5 घंटे चुप्पी साध कर बैठने पर ही पटरी पर गाड़ी दिखाई देती, पर पिताजी किसी तरह नहीं माने। दिन ढल जाने के कारण सर्वजया ने अन्य मनसक होकर ज्यों ही जल्दी से सदर दरवाजे से भीतर आंगन में पैर रखा, त्यों ही पतली रस्सी सी कोई चीज उसके कंधे से लगी और साथ ही साथ पट से टूट जाने की आवाज हुई और दोनों तरफ कुछ ढीला होकर आंगन में घिर पड़ा। सारा काम पलक मारते ही हो गया, और यह कहना चाहिए कि अच्छी तरह देखा समझा नहीं था, ऐसा हो गया। थोड़ी देर बाद ही अपू घर में आया। दरवाजा पार कर उसने जो ही आंगन में पैर रखा, ठिठक कर खड़ा हो गया। वह सासा विश्वास नहीं कर सका। अरे यह क्या है, किसने हमारे टेलीग्राफ के तार तोड़ डाले। यह हानि इतनी अधिक और आकस्मिक थी कि वह तिलमिला गया। बाद में संभलकर उसने देखा, आंगन की मिट्टी में गीले पैरों के दाग अभी तक बने हैं। उसके मन में के अंदर से किसी ने पुकार कर कहा, माँ के सिवाय और कोई नहीं हो सकता, जरूरी माँ ने अनर्थ किया है। उसने घर में घुसकर देखा, माँ बैठे बैठे बिल्कुल निश्चिंत होकर कटहल के खोए धो रही थी। वह ठिठक कर खड़ा हो गया और नौटंकी के अभिमन्यु की तरह सामने की तरफ झुककर बांसुरी की सप्तम की तरह तीव्र मिठास के साथ चीख कर बोला, माँ क्या मैंने पूरा जंगल छानकर उन चीजों को इकट्ठा नहीं किया था। सर्वजया पीछे मुड़कर और अचरज से बोली, तूने क्या इकट्ठा किया था? क्या मुझे इन्हें इकट्ठा करने में कष्ट नहीं हुआ? क्या पागल बकता है, बता तो सा। क्या बताऊँ, मैंने इतनी मेहनत से टेलीग्राफ के तार टांगे और तुमने तोड़ डाला। तू तो हर समय अजीब अजीब काम करता रहता है। रास्ते के बीच में पता नहीं क्या टांगा था, टेलीग्राफ मेलीग्राफ, जल्दी में आ रही थी, टूट गया, अब क्या करूँ।
कहकर वह अपना काम करने लगी। इतनी भयानक हृदयहीनता! पहले वह जरूर सोचा करता कि उसकी माँ उसे प्यार करती है। अवश्य बहुत दिन पहले इस भ्रांत धारणा से मुक्त हो चुका था। फिर भी वह कभी कल्पना में भी नहीं सोच सकता था कि उसकी माँ इस तरह निष्ठुर और पाषाणी है। कल दिन भर उसने नीलमणि ताऊ की जमीन, पालित घराने के आम का बाग, प्रसन्न गुरुजी की बांस की झाड़ी मजाकर बड़े बड़े बीहर जंगल में अकेली घूमकर बड़ी कठिनाई से ऊंची डाली पर लटकी हुई गुलाय खोज लाया, जिससे कि रेल का खेल हो सके। और यह देखो तो एकाएक माँ से एक बहुत कड़ी, बहुत ही चुभती हुई, हृदय द्रवित करने वाली बात कहनी चाहिए। और थोड़ी देर खड़ा रहकर शायद वह कुछ सोच न पाकर तीव्र सप्तम स्वर में कहा, मैं आज भात नहीं खाने का, कभी नहीं खाने का। माँ बोली, नहीं खाएगा तो ना खा, तेरे भात खाने से मेरे कोई सुर खाप के पर थोड़े ही लग जाएंगे। इधर तो रोज रसोई बन जाने तक का भी धीरज नहीं धरता। नहीं खाएगा तो जा, देख लूंगी कि भूख लगेगी तो कौन खाने देता है। बस पलक मारते ही सब्जियों के त्यों रहे। माँ कटहल के बीज धो रही थी, पर ओपू गायब। वह कपूर की तरह उड़ गया। ठीक उसी समय दुर्गा घर से आ रही थी तो दरवाजे के पास उसने देखा कि ओपू उसे बचाकर आंधी की तरह झपटकर बाहर जा रहा है। तब उसने अचरज के साथ कहा, अरे ओपू, ऐसे कहाँ जा रहा है, क्या हुआ तुझे? माँ बोली, तुम लोग के रंग ढंग भी अजीब है, कुछ समझ में ही नहीं आता। काम करते करते ओर छोड़ नहीं लगता। इसने रास्ते के बीच में कुछ टांग रखा था, मैं आई, टूट गया, अब क्या करूं बता। मैंने जानबूझकर थोड़े ही थोड़ा है, टूट गया। बोलता है भात नहीं खाऊंगा। माँ और बेटे में जब इस तरह की ठन जाती थी तो दुर्गा को ही बीच बचाव करना पड़ता। बहुत खोज कपास, पुकारा पुकुरी करने के बाद 2 बजे भाई को ढूंढ निकाला। उसका चेहरा कुमला गया था। उदास नयनों से राय घराने के बाग में एक आम के झुके हुए तने पर बैठा हुआ था। यदि कोई उसी दिन शाम को अपू के घर आकर देखता तो यह नहीं कह सकता कि यह वही अपू है जो सवेरे माँ से रूठकर बनवासी हो गया था। आंगन के इस छोर से उस छोर तक एक तार टंगा हुआ था। अपू अचरज के साथ घूर घूर कर देख रहा था। यह तो बिल्कुल रेल की पटरी पर लगे हुए तार की तरह हो गया। उसने सत्तू के घर जाकर कहा, सत्तू भैया, मैंने आंगन में टेलीग्राफ के तार टांगे, आओ आओ रेल रेल खेलेंगे। किसने तार टांग दिए? मैंने खुद टांगे, दीदी ने लताओं के टुकड़े ला दिए थे। सत्तू बोला, तू जाकर खेल, मैं अभी नहीं आ सकूंगा। ओपू ने मन ही मन समझ लिया कि बड़े लड़कों को बुलाकर खेल सफल करना उसके वश में नहीं। भला कौन उसकी बात सुनने वाला था। ओपू बहुत छेपू था, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा, घर लौटा। दुख के मारे उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। अगले दिन सवेरे वह और उसकी दीदी दोनों मिलकर ईंट से एक दुकान बनाकर चीज़ों की तलाश में निकल पड़े। दुर्गा को जंगली चीज़ों का पता बहुत ज़्यादा है। दोनों मिलकर जंगली शरीफे के पत्तों का पान, एक जंगली फल का आलू, राधा लता के फूल की मछली, कुंदरू का परवल, चिचड़ी फली की लोबिया, मिट्टी के ढेले की नमक की डली और जाने क्या क्या जुटाकर दुकान सजाने में बड़ी देर कर दी। ओपू ने कहा, दीदी चीनी काहे से बनाओगी? दुर्गा बोली, बांस की झाड़ी के रास्ते में के किनारे उस टीले में बढ़िया बालू है जिसे माँ चावल भूनने के लिए लाती है। चल वही बालू ले आए, बिल्कुल चमचमाता हुआ मानो चीनी हो। बांस के जंगल में चीनी खोजते खोजते पगडंडी के किनारे एक जंगल में घुस पड़े। इधर के पेड़ ऊंचे ऊंचे थे। चटका पेड़ की फुनगी पर एक बड़ी लता की घनी हरी गोद में लाल सुर्ख बड़ा सा कोई गोल फल लटक रहा था। अपू और दुर्गा उसे देखकर ललक गए। बड़ी मेहनत के से थोड़े से फलों के साथ लता का एक अंश तोड़कर नीचे उतारा गया और फिर दोनों बड़ी खुशी में एक साथ दौड़कर फलों को मिट्टी बटोरने लगे। पके हुए फल सिर्फ 3 ही थे। मुख्यतः दुकान की सजावट के लिए इन फलों का प्रयोग किया गया और वे ऐसे रखे गए जैसे खरीदार आए तो पहले ही उनकी दृष्टि उन पर पड़े। बड़े जोर से खरीद फरोख्त होने लगी। दुर्गा ने स्वयं ही पान खरीदकर दुकान के सारे पान समाप्त कर डाले। खेल कुछ आगे बढ़ा। इतने में सदर दरवाजे से सत्तू भीतर आया तो अपू ने बड़े तपाक से उसकी अगवानी की और बोला, सत्तू भैया, देखो ना कैसी दुकान सजी, और देखो ना ये कितना सुंदर है। हम और दीदी मिलकर तोड़ लाए। यह कौन फल है बताओ? मालूम है ना कौन सा फल है? सत्तू बोला, यह तो मकाल फल है। हमारे बाग में जाने कितने ही थे। सत्तू आया था। इसी पर अपू अपने को कृतार्थ मान रहा था। सत्तू भैया उनके घर में बहुत ही कम आता है। इसके अलावा वह बड़े लड़कों के गिरोह का सरदार है। उसके आते ही खेल में जो बचकानापन था वह जैसे लुप्त हो गया। बड़ी देर तक जोर के साथ खेल चलने के बाद दुर्गा बोली, भाई मुझे 2 मन चावल दो, बहुत महीनों। कल मेरे गुड्डे की मंगनी है, बहुत से लोग न्योते आएंगे। सत्तू बोले कि हम लोगों का भी न्योता है ना? दुर्गा बोली,
जरूर जरूर, पर तुम लोग तो ठहरे कन्या पक्ष वाले, कल सवेरे आकर ठाट बाट से ले जाऊंगी सत्तू भैया। रानी से कहना आज रात को थोड़ा चंदन घिस रख के कल सवेरे ले आऊंगी। दुर्गा की बात अभी अच्छी तरह पूरी नहीं हुई थी कि सत्तू दुकान में बिकने के लिए रखी हुई चीज़ों में से कुछ उठाकर दरवाजे की तरफ लपका, साथ ही साथ ओपू भी। अरे दीदी लेकर भाग गया, कहते हुए अपनी तीव्र मधुर आवाज़ में चिल्लाते चिल्लाते उसके पीछे भागा। हैरान दुर्गा भी अच्छी तरह मामले को समझ नहीं पाई थी कि सत्तू और अप्पू दौड़कर दरवाजे के बाहर चले गए। साथ ही साथ दुर्गा की दृष्टि दुकान की ओर गई तो उसने देखा कि उन 3 पके माकाल फलों में एक भी नहीं है। दुर्गा भी एक छलांग में दरवाजे के पास पहुंची तो उसने देखा कि सत्तू जंगली शरीफा के रास्ते में आगे आगे दौड़ रहा है, अप्पू उसके पीछे पीछे। सत्तू की उम्र अप्पू से 3-4 वर्ष अधिक थी। इसके अलावा वह अप्पू की तरह इकहरे बदन का लड़की नुमा लड़का नहीं था। उसके हाथ पर तगड़े और मजबूत हैं, इसलिए दौड़ में अप्पू किसी भी तरह उसको पार नहीं पा सका। फिर भी उसे लगभग पकड़ ही लिया। इसका एकमात्र कारण यह है कि सत्तू दूसरे की चीज़ लेकर भाग रहा था और अप्पू मानो जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। अचानक दुर्गा ने देखा कि सत्तू दौड़ते दौड़ते एक बार ऐसे झुका और फिर पीछे की ओर देखा। साथ ही साथ अप्पू एकाएक ठिठक कर खड़ा हो गया। बस इतने ही में सत्तू आंख से ओझल होकर चालता पेड़ की ओर चला गया। दुर्गा दौड़कर अप्पू के पास पहुंची तो देखा अप्पू आंखें बंद कर सामने की ओर झुककर दोनों हाथों से आंखों मल रहा है। दुर्गा बोली, अप्पू क्या हुआ? अप्पू अच्छी तरह आंख बिना खोले ही उन्हें मलते मलते दर्द भरे लहजे में बोला, सत्तू भैया ने आंख में धूल डाली, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। दुर्गा ने फौरन अप्पू का हाथ खींचते हुए कहा, देखो क्या हुआ, उस तरह आंख ना मल। अप्पू ने अपना हाथ छुड़ाकर फौरन ही आंखों की ओर ले जाते हुए व्याकुल हो, दीदी दीदी आंख में बहुत दर्द हो रहा है, मैं काना हो गया, देखने तो दे, उस तरह आंखें न मल, हाथ हटा ले, कहकर उसने अपने आंचल को मुट्ठी में लेकर उसके मुंह की ओर भाप लगाई और उसके भाई की आंखें सेकने लगी। कुछ देर ऐसा करने के बाद अप्पू आंख खोल पाया। दुर्गा ने भाई की आंख के ऊपरी पर्दे को उठाकर उसे कई बार फूंक मारी। अब अच्छी तरह सूझ रहा है ना? अच्छा तू घर जा, मैं उसके घर जाकर उसकी माँ दादी को सारी बात कहती हूँ, रानी को भी कहूँगी। अच्छा शरारती लड़का है, मैं भी लौट रही हूँ। पर रानी के घर के पीछे वाले दरवाजे तक जाकर दुर्गा ने भीतर जाने की हिम्मत नहीं की। वह सजली मालकिन से डरती थी। थोड़ी देर तक दरवाजे के पास खड़े होकर बगले झाँक कर लौट आई। वह सदर दरवाजे से अपने घर पहुंची तो अप्पू दरवाजे के बाएं किवाड़ को जरा सामने ढकेलकर उसी के आड़ में चुपचाप खड़ा रो रहा था। वह उन लड़कों में से नहीं था जो आसानी से रो देते हैं, नाराज होता है, रूठता है, पर रोता नहीं। दुर्गा समझ गई कि उसे बहुत ही ठेस लगी। उतनी साध के फल जाते रहे। इसके अलावा आंखों में धूल डालकर अपमान किया। अप्पू का रोना सहा नहीं जाता, भीतर जैसे कुछ नोचने लगा। उसने जाकर भाई का हाथ पकड़ा, फिर तसल्ली देते हुए कहा, अप्पू रो मत, चल तुझे मैं अपनी वे कौड़ियाँ देती हूँ। क्या आंखों में दर्द बढ़ गया? देखूं, क्या तूने कपड़ा फाड़ डाला? खाने पीने के बाद दोपहर के समय अप्पू कहीं बाहर नहीं जाता, घर में ही बना रहता है। बहुत दिनों का घिसा पिटा पुराना मकान है। घर का सामान, लकड़ी की संदूक भी पुरानी, भूरे रंग के पुराने ढंग के पेट का बक्स, कौड़ियों की अरगनी है और छोटी छोटी चौकियों से कमरा भरा हुआ है। कई बक्से ऐसे हैं जिनको अप्पू ने कभी खुलते नहीं देखा। ताक पर ऐसी ऐसी हड़ियाँ और कलसे हैं जिनमें पता नहीं क्या क्या रखा है। इस संबंध में अप्पू को कुछ नहीं पता था। कुल मिलाकर कमरे से पुरानी चीज़ों की सौंधी सौंधी गंध आती है, पर वह यह नहीं जानता कि यह गंध काहे की है। पर उससे बहुत सी पुरानी बातें याद आ जाती हैं, ऐसी पुरानी बातें जब अप्पू नहीं था। पर यह कौड़ियों वाली अरगनी थी, वह दादाजी के बेत का बक्स था, वह बड़ी लकड़ी वाली संदूक थी, और वह जो अमलतास पेड़ की फुनगी जंगल से झांक रही है। अब जो जगह खंडर और जंगल से भरी हुई है, जहाँ कभी किसी का चौपाल था। कितने नाम के कितने लड़के और लड़कियाँ इस जमीन पर खेलते कूदते फिरते थे। वह जब घर पर अकेला रहता, माँ घाट पर जाती, तब उसके मन में कई बार यह लहर उठती कि उस संदूक और बक्स को दिन दहाड़े खोलकर उनकी जांच करे। क्या अद्भुत रहस्य छिपा पड़ा है। कमरे के सबसे ऊंचे ताके पर लकड़ी के बड़े कटौते में ताड़ के पत्तों पर लिखी जो पोथियाँ और पुस्तकें हैं, उनके संबंध में उसने पिताजी से मालूम किया था कि वे उसके दादा रामचंद्र जी के हैं। उसके मन में बड़ी इच्छा होती है कि वह देखे। किसी दिन वह जंगल की ओर खुलने वाली खिड़की के पास बैठकर दोपहर के समय काशीदास का महाभारत भी पढ़ता है। अब तो अच्छी तरह पढ़ लेता है और समझता भी है, और वह पढ़ने लिखने में बड़ा तेज है। उसके पिता उसे जब जब गांगुली जी की चौपाल में जुटने वाले बड़े बूढ़ों में ले जाते हैं, फिर हाथों में रामायण या पंचाली देकर कहता है, बेटा पढ़ो तो इससे जरा सुनाओ।
बड़े बूढ़े सुनकर उसकी तारीफ के पुल बांधते हैं। दीनानाथ चटर्जी कहते हैं, और मेरे पोते को देखो, तुम्हारी मुन्ना की उम्र का होगा। दो पहली पहली किताबें फाड़ डाली, सुनने पर विश्वास नहीं करोगे, एक अरब तक अभी तक नहीं पहचान पाता है। बाप पर ही गया है। जब तक जिंदा हूँ तब तक मजे कर ले, मेरी आंख मुदते ही हल पकड़ना पड़ेगा। सुनकर हरिहर को अपने पुत्र पर बड़ा गर्व होता है। मनी मन कहता है, तुम लोगों को विद्या आए तो कैसे, जिंदगी भर तो सूद खाते रहते हो, गरीब हो तो क्या, पंडितों का वंश है। पिताजी ने व्यर्थ ही ताड़ के पत्ते की पोथियां नहीं रंग डाली, उन्होंने खानदान की एक लीक चलाई, वह कहाँ जाएगी। उनके घर के उस जंगले से कुछ हाथों की दूरी पर मकान की दीवार है, और दीवार के उस पार बल्कि उससे लगाकर झाड़ झंकारों का तांता शुरू हुआ। जंगले से भाट सेवड़ पेड़ के ऊपरी नील हिस्सा समुद्र की तरंगों की तरह दिखाई पड़ते हैं। बड़े पेड़ों के नीचे हल्दी, जंगली अरबी तथा जिमीकंद के बहुत हरे पौधे आपस में ठेलम ठेल करके सूर्य किरण की तरफ मुंह करने की जो जी तोड़ चेष्टा करते रहते हैं। इस जीवन संग्राम में जो पौधे अपने गर्वित पड़ोसियों के मुकाबले में असफल रहे हैं, उनके पत्ते पीले और डंठल कमज़ोर पड़ गए हैं। उनके घर के किनारे से ही जंगल शुरू होता है और उधर ही कोठी वाला मैदान है। इस जंगल का सिलसिला दूसरी तरफ नदी के किनारे तक भी चला गया है।